मुंबई के सबसे ताकतवर कारोबारी आरव कपूर का बेटा दुनिया में आते ही दुनिया छोड़ गया। जन्म और मृत्यु के बीच के उस छोटे से पल में प्रसूति कक्ष में मौत की खामोशी उतर आई, जैसे किसी ने पूरे परिवार का दम घोंट दिया हो। मुंबई के सबसे ताकतवर कारोबारी आरव कपूर का नवजात बेटा पैदा होते ही मृत घोषित कर दिया गया, और उसी पल प्रसूति कक्ष में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने पूरे परिवार की सांस खींच ली हो। साउथ मुंबई के प्रीमियम निजी अस्पताल में उस रात सब कुछ परफेक्ट होना था। सबसे महंगे डॉक्टर, सबसे आधुनिक मशीनें, वीआईपी सुरक्षा, बंद फ्लोर, निजी नर्सिंग टीम, सब कुछ। आरब ने सालों तक सिर्फ एक चीज के लिए मन्नतें मांगी थी, अपना बच्चा। उसकी पत्नी मीरा ने 9 महीने तक हर डर, हर दवा, हर जांच, हर दुआ को सीने से लगाया था। लेकिन जब बच्चे की पहली रोने की आवाज आनी चाहिए थी, तब कमरे में सिर्फ मशीनों की ठंडी ध्वनि थी। डॉक्टर ने नजरें झुका ली। उसने धीमी आवाज में कहा कि बच्चा नहीं बच सका। आरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ ऐसा टूटना था जो किसी आदमी को भीतर से खाली कर देता है। मीरा ने रोना भी शुरू नहीं किया। वह छत को देखती रही, जैसे उसके अंदर कुछ चुपचाप टूटकर बिखर गया हो। बच्चे का छोटा शरीर हीटेड टेबल पर पड़ा था, इतना स्थिर कि उसे देखना भी असहनीय था। उसी समय 2 मंजिल नीचे बाल रोग विंग के पास सफाई का काम करने वाली काव्या अपनी ट्रॉली धकेल रही थी। उसने 2 नर्सों को भागते हुए सुना। एक शब्द उसके कान में सीधा धस गया, पुनर्जीवन। फिर दूसरा नहीं हुआ। काव्या वहीं रुक गई। 6 साल पहले उसके छोटे भाई की मौत एक सरकारी अस्पताल में हुई थी। तब भी डॉक्टरों ने जल्दी हार मान ली थी। महीनों बाद पुराने मोबाइल पर चोरी छिपे देखे गए मेडिकल वीडियो और छोड़ी हुई किताबों से उसे पता चला था कि कुछ मामलों में शरीर को नियंत्रित ठंडक देकर दिमाग और दिल को समय दिया जा सकता था। उसी दिन से उसने हर रात गुप्त रूप से पढ़ना शुरू किया, सफाई कर्मी की वर्दी में, लेकिन दिमाग में मेडिकल शब्द भरे हुए। ऑक्सीजन की कमी, थेरेप्यूटिक विंडो, रिवर्सिबल डैमेज। यह उसका शौक नहीं था, यह अपराध बोध था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि सीना दुखने लगा। उसे नहीं पता था कि ऊपर अभी भी समय बचा है या नहीं। उसे यह भी नहीं पता था कि अंदर घुसते ही उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या सुरक्षा गार्ड पकड़ लेंगे। लेकिन वह एक बात जरूर जानती थी, अगर वह नहीं गई तो यह सवाल उसे जिंदगी भर जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या अभी भी कुछ किया जा सकता था? वह सपोर्ट रूम में घुसी। स्टील के डिब्बे में बर्फ भरी थी। उसने कांपते हाथों से एक बाल्टी भर दी। हैंडल ने हथेली काट दी, मगर उसने छोड़ा नहीं। वह लगभग दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ी, लोगों से टकराई, डांट सुनी, मगर रुकी नहीं। जब वह प्रसूति कक्ष तक पहुंची, अंदर मातम शुरू हो चुका था। मीरा पथराई पड़ी थी, आरव घुटनों पर था, नर्स बच्चे को ढकने ही वाली थी। तभी काव्या ने दरवाजा धक्का देकर खोला। बाल्टी जमीन पर पटकी और पूरे बर्फ कमरे में बर्फ की खनक गूंज उठी। सबकी नजरें उसकी तरफ उठी। एक नर्स चीखी, यहाँ कौन आने दिया इसे? काव्या ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने बच्चे को देखा, फिर टूटी हुई मगर साफ आवाज में कहा, अभी देर नहीं हुई है, मुझे कोशिश करने दीजिए। डॉक्टर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसी क्षण आरव ने कांपते हाथ से इशारा किया और पूरा कमरा रुक गया। काव्या आगे बढ़ी, बच्चे को उठाया, और वह पहला कदम उठाने लगी जो उसे बचा भी सकता था, या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकता था। काव्या ने डॉक्टर का हाथ झटक दिया और बच्चे को मोड़ी हुई चादर पर टिकाकर उसके सिर और गर्दन पर बर्फ की नियंत्रित ठंडक रखनी शुरू की। उसके हाथ कांप रहे थे, पर हर हरकत बेतरतीब नहीं थी। वह बुदबुदा रही थी, समय चाहिए, दिमाग को समय चाहिए। डॉक्टर भड़क उठा, लेकिन आरव गरजा, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। कमरे में सन्नाटा जम गया। काव्या ने बच्चे की छाती रगड़ी, सिर की स्थिति ठीक की, वायु मार्ग साफ किया और नर्स की ट्रे से छोटा सक्शन उठाकर मुंह के पास जमा द्रव हटाया। वरिष्ठ नर्स ने रोकना चाहा तो काव्या ने पलटकर कहा, या तो आप कीजिए या मुझे करने दीजिए, लेकिन सही कीजिए।
डॉक्टर पहली बार ठिठका। उसकी आंखों में गुस्से के साथ शक भी था। तुमने ये कहाँ सीखा? उसने पूछा। काव्या की आंखों में अपने भाई का चेहरा कौंधा। उसने बस इतना कहा, जिंदगी ने सिखाया। फिर अचानक डॉक्टर ने आदेश दिया, मॉनिटर दोबारा लगाओ। 3 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। मीरा की सांस टूट गई। आरव की मुट्ठियां सफेद पड़ गईं। काव्या रुकी नहीं। उसने बच्चे के कान के पास फुसफुसाया, अभी मत जाना। तभी मशीन ने एक हल्की बीप दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कमरे में एक साथ कई लोगों की सांसें अटक गईं। रेजिडेंट डॉक्टर चिल्लाया, हार्ट रेट आ रहा है। और उसी पल जब मीरा फूटकर रो पड़ी, एक युवा रेजिडेंट के मुंह से घबराहट में सच भी निकल गया। रेसिटेशन यूनिट पूरा तैयार ही नहीं था। उस एक वाक्य ने कमरे की हवा बदल दी। अब वहां सिर्फ चमत्कार का डर नहीं था, लापरवाही की बदबू भी थी। बच्चे की छाती बेहद धीमी लय में उठने लगी। डॉक्टर ने तुरंत स्टेथोस्कोप लगाया। उसके चेहरे पर जो भाव आया, उसने सबको अंदर तक हिला दिया। वहां अहंकार नहीं था, वहां दहशत थी। उसने दबी आवाज में कहा, धड़कन है। मीरा की रुलाई कमरे को चीर गई। वह बिस्तर पर आधी उठने की कोशिश में कांपने लगी। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर जैसे डर हो कि कहीं ज्यादा पास जाकर वह यह नाजुक चमत्कार तोड़ न दे। नर्सें अचानक हरकत में आ गईं। ऑक्सीजन, वार्मिंग, नवजात गहन चिकित्सा कक्ष को कॉल, दवाइयां, मॉनिटरिंग। कुछ ही सेकंड में कमरा बिखरे हुए शोक से भागती हुई व्यवस्था में बदल गया। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच कोई काव्या को हटाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सबने अभी अभी देखा था कि जिस औरत को कुछ मिनट पहले कमरे से धक्के देकर निकाल देने की बात हो रही थी, वही मौत के मुंह पर खड़ी होकर बच्चे को वापस खींच लाई थी। डॉक्टर ने बच्चे को स्टेबलाइज कराने का आदेश दिया। फिर उसने काव्या की तरफ देखा। इस बार नजर में अपमान नहीं था, डर था। ऐसा डर जो तब पैदा होता है जब किसी को अचानक समझ आ जाए कि वह एक गलत घोषणा पर मोहर लगा चुका था। जैसे ही टीम बच्चे को लेकर नवजात गहन चिकित्सा कक्ष की ओर दौड़ पड़ी, अस्पताल की नर्सिंग सुपरवाइजर और 2 सुरक्षा गार्ड पहुंच गए। सुपरवाइजर का चेहरा गुस्से से कड़ा था। इसे तुरंत बाहर ले जाइए, उसने कहा। उसने क्रिटिकल प्रोसीजर में दखल दिया है। आरव ने पलटकर उसे देखा। उस नज़र में ऐसा ठंडा क्रोध था कि गार्ड वहीं रुक गए। कोई उसे नहीं छुएगा, उसने धीमी मगर साफ आवाज में कहा। सर, वह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। उल्लंघन? आरव की आवाज अचानक भारी हो गई। उल्लंघन यह है कि मेरे बेटे को तुम लोगों ने मृत घोषित कर दिया और उसे वापस लाने की कोशिश उस औरत ने की जो यह यहाँ फर्श साफ करती है। गलियारे में खड़े लोग एकदम चुप हो गए। सुपरवाइजर ने डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे उससे समर्थन मांग रही हो, लेकिन डॉक्टर अब खुद अपने भीतर फंस चुका था। उसने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, बच्चे ने प्रतिक्रिया उसकी दखल के बाद दी, यह तथ्य है। सुपरवाइजर की गर्दन तन गई। आप सोच समझकर? मैं बहुत सोच चुका। डॉक्टर ने पहली बार उसे बीच में रोका, और अब हर मिनट की जांच होगी। आरव ने बिना देर किए फोन निकाला। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं, उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। अस्पताल का निदेशक अभी इसी फ्लोर पर चाहिए, उसने कहा। ऑपरेशन रूम की रिकॉर्डिंग, डिलीवरी के सारे लॉग, उपकरण की स्थिति, ड्यूटी चार्ट, सब कुछ। उसी दौरान पीछे खड़ा युवा रेजिडेंट, जिसने पहले सच उगल दिया था और नहीं चुप रह सका, उसकी आवाज कांपी मगर निकल गई। सर, जब बच्चे को सांस की दिक्कत शुरू हुई, रेसिस्टेशन मॉड्यूल पूरा तैयार नहीं था। कुछ सामान रात से पेंडिंग था। ऑक्सीजन अलर्ट में भी देरी हुई। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे से ऐसा दर्द बह रहा था जैसे किसी ने अभी उसके भीतर की आखिरी बची दीवार भी तोड़ दी हो। आरव ने बहुत धीरे पूछा, मतलब मेरा बेटा सिर्फ किस्मत से नहीं, तुम्हारी लापरवाही से मर सकता था? किसी ने जवाब नहीं दिया। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा स्वीकार होती है। अगला 1 घंटा अस्पताल पर तूफान बनकर टूटा। निदेशक आया, लीगल टीम आई, प्रशासनिक लोग दौड़े, मशीनों की सर्विस रिपोर्ट निकाली गई, स्टाफ के बयान लिए गए। पता चला कि एक इनक्यूबेटर पिछले 3 दिनों से मेंटेनेंस में था। बैकअप वार्मिंग यूनिट अधूरी थी। रिसिटेशन ट्रॉली में आवश्यक सामग्री की कमी की शिकायत दर्ज हुई, मगर उसे सुबह देखेंगे कहकर टाल दिया गया था।
काव्या उस पूरे समय गलियारे की एक स्टील कुर्सी पर बैठी रही। उसकी हथेली अभी भी कटी हुई थी, पीठ में दर्द था, घुटने कांप रहे थे। एड्रेनलिन उतर चुका था और डर अब लौट रहा था। अब उसे अपनी नौकरी याद आ रही थी, अपनी हैसियत भी। उसे समझ में आ रहा था कि उसने जो किया वह इंसानी तौर पर सही हो सकता है, मगर संस्थागत तौर पर उसे कुचल भी सकता है। उसकी नज़र नीचे थी। आसपास गुजरते डॉक्टर अब उसे पहली बार देख रहे थे। वास्तव में देख रहे थे, लेकिन वह इसे देखने की आदी नहीं थी। उसे अदृश्य रहना आता था। सम्मान की रोशनी भी कभी कभी उतनी ही असहज हो जाती है जितनी अपमान की। करीब 1 घंटा बाद वही डॉक्टर नवजात गहन चिकित्सा कक्ष से बाहर आया। उसके कदम धीमे थे। मीरा और आरव दोनों उठ खड़े हुए। काव्या भी सहज प्रतिवर्त में खड़ी हो गई। डॉक्टर ने पहले दंपति की तरफ देखा, फिर काव्या की तरफ। बच्चा जीवित है, उसने कहा। मीरा की रुलाई फूट पड़ी। इस बार उसमें सिर्फ दुख नहीं था, उसमें राहत का हिंसक विस्फोट था। आरव ने आंखें बंद करके सिर दीवार से टिका दिया, जैसे उसका पूरा शरीर महीनों की थकान एक ही पल में छोड़ रहा हो। डॉक्टर ने आगे कहा, अभी खतरा टला नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया है, रिफ्लेक्स है, उम्मीद है। उम्मीद? यह वही शब्द था जिसे कुछ देर पहले इस फ्लोर से निकाल दिया गया था। आरव सीधे काव्या के सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं, गला भारी था। वह कुछ क्षण बोल ही नहीं सका। फिर उसने कहा, तुमने मेरा बेटा लौटा दिया। काव्या ने सिर हिला दिया। नहीं, वह अभी भी लड़ रहा है, क्योंकि तुमने उसे लड़ना याद दिलाया, आरव ने जवाब दिया। उसने अपनी महंगी घड़ी उतारकर पास की कुर्सी पर रख दी। वह अजीब सा पल था, जैसे एक आदमी अपने वर्ग, अपने अहंकार, अपने पैसे का प्रतीक उतारकर पहली बार खाली हाथ खड़ा हो गया हो। आज मुझे समझ आया, उसने कहा। इस अस्पताल में बहुत लोग हैं जिन्हें ज्ञान के लिए पैसा मिलता है, लेकिन हार मानने से इनकार सिर्फ उस औरत ने किया जो उनके फर्श साफ करती है। काव्या के गले में कुछ अटक गया। वह नायक की तरह देखे जाने नहीं आई थी। वह सिर्फ यह नहीं चाहती थी कि एक और बच्चा इसलिए चला जाए क्योंकि कमरे में मौजूद लोग उस समय से पहले उसे मरा मान ले। अब कुछ नहीं हो सकता। आरव ने पूछा, तुमने यह सब क्यों सीखा? काव्या ने पहली बार पूरी बात कही। उसने अपने छोटे भाई ईशान का जिक्र किया, कैसे सरकारी अस्पताल में उसे मृत मान लिया गया था। कैसे महीनों बाद एक रिटायर्ड नर्स ने उसकी माँ से कहा था कि कुछ मामलों में शुरुआती मिनट बहुत कीमती होते हैं। कैसे उस एक का वाक्य ने काव्या की नींद छीन ली थी। कैसे उसने सफाई करते हुए डॉक्टरों की बातचीत याद की, फेंकी हुई किताबों से नोट्स बनाए, सस्ते डेटा पैक पर रात रात भर मेडिकल लेक्चर देखे और हर शब्द को ऐसे पकड़ा जैसे वे किसी किसी का भविष्य हो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं दोबारा यह नहीं देख सकती थी कि सब लोग जल्दी हार मान लें। गलियारे में खड़े कई चेहरे झुक गए। वह सिर्फ मेडिकल अस्पताल नहीं था, वह नैतिक असफलता थी। 3 दिन तक पूरा देश उस बच्चे की हालत पर नजर रखता रहा। मीडिया को पहले अस्पताल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यह खबर दीवारों से बाहर आ गई। सफाई कर्मी ने नवजात को बचाया जैसी हेडलाइन चलने लगी, मगर असली विस्फोट तब हुआ जब आरव कपूर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वह कैमरों के सामने खड़ा था, मगर किसी कॉरपोरेट लॉन्च की तरह नहीं। उसके चेहरे पर बनावटी नियंत्रण नहीं था। उसके पास मीरा थी, अभी भी कमजोर, लेकिन अपने बेटे की तस्वीर थामे हुए। और उसके बगल में काव्या थी, साधारण वर्दी में, रोशनी से असहज मगर सीधी खड़ी। आरव ने चमत्कार शब्द से शुरुआत नहीं की, उसने विफलता शब्द से शुरुआत की। उसने कहा कि कैसे निजी स्वास्थ्य व्यवस्था में दिखावे पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक जरूरी ट्रॉली अधूरी रहती है। कैसे प्रशिक्षित लोग प्रोटोकॉल पर गर्व करते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में वही प्रोटोकॉल अधूरा निकलता है। कैसे पद, डिग्री और शक्ति के बावजूद इंसानी सतर्कता मर जाती है। और कैसे उस रात सबसे कम वेतन पाने वाली महिला ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई। पूरा देश सुन रहा था। आरव ने अस्पताल प्रशासन पर मुकदमा किया। निदेशक ने इस्तीफा दिया। नर्सिंग सुपरवाइजर निलंबित हुई। मेडिकल बोर्ड जांच बैठा।
रजिस्टर, मेंटेनेंस फाइलें, अलर्ट लॉग सब बाहर आए। कई चैनलों पर बहस चली कि भारत के निजी अस्पतालों में सुविधाएं हैं, पर जवाबदेही कितनी है। लोग पहली बार काव्या जैसी हजारों अदृश्य महिलाओं के बारे में भी बातें करने लगे, जो संस्थानों को चलाती हैं लेकिन जिनकी कोई सीट टेबल पर नहीं होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव ने अपने बेटे का नाम सार्वजनिक किया, विवान। फिर उसने घोषणा की कि वह विवान फाउंडेशन शुरू करेगा। यह फाउंडेशन उन कम आय वाले अस्पताल कर्मचारियों को छात्रवृत्ति देगा जो नर्सिंग, इमरजेंसी केयर या मेडिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उसने कहा कि प्रतिभा हमेशा सफेद कोट पहनकर पैदा नहीं होती। कभी कभी वह पोछा, बाल्टी और थकी हुई चप्पलों में चलती है। पहली छात्रवृत्ति का नाम सुनते ही काव्या रो पड़ी। काव्या शिंदे। जब उसे आधिकारिक प्रवेश पत्र मिला, उसके हाथ उसी तरह कांप रहे थे जैसे उस रात बर्फ की बाल्टी उठाते समय कांपे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उस रात कांपना डर था और आज कांपना भविष्य था। नर्सिंग कार्यक्रम आसान नहीं था। उम्र, वर्ग, भाषा, आत्मविश्वास सब उसके खिलाफ थे। क्लास में कई छात्र उससे छोटे थे। कुछ ने शुरू में उसे संदेह से देखा, कुछ को लगता था कि वह मीडिया की वजह से जगह पा गई है। लेकिन काव्या ने हमेशा की तरह जवाब शब्दों से नहीं, तैयारी से दिया। वह सबसे पहले पहुंचती, सबसे बाद में निकलती। उसकी नोटबुक भरी रहती। वह हर प्रोटोकॉल सिर्फ रटती रटती नहीं थी, समझती थी। क्योंकि उसके लिए यह विषय किताब नहीं था, यह अधूरी मौतों के खिलाफ निजी युद्ध था। मीरा कई बार विवान को लेकर उससे मिलने आई। पहले अस्पताल में, फिर प्रशिक्षण केंद्र में। मीरा और काव्या के बीच एक अजीब गहरी, बिना नीम नाम की डोर बन गई थी। मीरा जानती थी कि मातृत्व का जो जीवन उसके हाथ से फिसल रहा था, उसे काव्या ने पकड़ लिया। और काव्या जानती थी कि किसी माँ की को आंखों में लौटती हुई उम्मीद देखना क्या होता है। कई महीनों बाद जब काव्या पहली बार शिशु नर्स के रूप में नवजात इकाई में दाखिल हुई, उसके कंधे पर अब सफाई कर्मी की ट्रॉली नहीं थी। उसके गले में नया पहचान पत्र था। उसने हल्का सफेद कोट पहन रखा था, लेकिन उसकी जेब में अब भी वही पुरानी नोटबुक थी जिसके पन्ने कोनों से घिस चुके थे। वह एक इनक्यूबेटर के पास झुककर शिशु के संकेत देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे पता था तुम यहीं पहुंचोगी। काव्या मुड़ी। मीरा खड़ी थी। उसकी बाहों में विवान था, गोल मटोल गुलाबी, सतर्क, जिंदा। काव्या कुछ क्षण उसे देखती रही, जैसे दिमाग मान तो रहा हो मगर दिल को अभी भी यकीन करने के लिए कुछ और पल चाहिए। मीरा मुस्कुराई मगर उसकी आंखों में आंसू थे। हर जन्मदिन पर वह तुम्हारा नाम सुनेगा, उसने कहा। काव्या ने बहुत धीरे से विवान की छोटी उंगली छुई। बच्चे ने सहजता से उसकी उंगली पकड़ ली। बस उतना सा स्पर्श था, पर उस स्पर्श ने काव्या के भीतर 6 साल से जमी बर्फ तोड़ दी। उसे अपने भाई की याद आई, लेकिन पहली बार वह याद सिर्फ घाव बनकर नहीं आई, उसमें शांति भी थी। जैसे किसी पुराने अधूरे वादे को आखिरकार पूरा होने का रास्ता मिल गया हो। काव्या की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर आंसू के बीच हल्की मुस्कान फैल गई। उस रात उस प्रसूति कक्ष में वह किसी सूची में महत्वपूर्ण नाम नहीं थी। उसके पास डिग्री नहीं थी, उसके पास अनुमति नहीं थी, उसके पास सिर्फ दर्द से जमी जिद थी। और उसी जिद ने एक बच्चे को समय दिया, एक माँ को सांस दी, एक पिता को विनम्रता सिखाई, एक अस्पताल का मुखौटा उतारा और एक सफाई कर्मी को उसका असली रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सबसे बड़े पद की नहीं, सबसे सही क्षण पर पीछे न हटने की जरूरत होती है। और काव्या उस दिन पीछे नहीं हटी थी, इसलिए वह समय पर पहुंच गई। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।